प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आप लोग के बीच कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में मैं पिछले क्लास में बताया था प्रथम कर्नाटक का युद्ध, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बता रहा हूं द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। आज का शीर्षक होगा द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। तो ध्यान दीजिए, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और इसका डेट है 1749 से 1754। जैसा कि आप सर्वविदित हैं, पिछली क्लास में मैंने प्रथम कर्नाटक के युद्ध को बताया था। तो आप ये जानिए कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध है वह आपको 1746 से 48 के बीच चला, और उसका कारण बना ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और यह जो है एप्ला-सापल की संधि, एप्ला-सापल की संधि 1748 के द्वारा यह प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ। अब द्वितीय कर्नाटक का जो युद्ध है, जो मैं आज विस्तार से बताने वाला हूं आपको, वह उसका डेट है 1749 से 54, और इसकी समस्या भारत की समस्या है, भारत की गद्दी को लेकर समस्या है। और वो समस्या है गद्दी हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार है, इसके बीच लड़ाई हुई, वही कारण है। और यह पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और पौंडीचेरी की संधि हुई 1755 में। तो पौंडीचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त किया गया, और तृतीय जो कर्नाटक का युद्ध है उसका डेट जो है आपको 1756 से 63 है। और इसका भी कारण है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कितने वर्ष के लिए? तो 7 वर्ष के लिए। और यह पेरिस की संधि के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध को रोक दिया जाता है। अब जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध है, इसको हम लोग आडियार या सेंट थॉमस का भी युद्ध कहते हैं। आडियार या सेंट थॉमस का युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर मैं इसको दूसरा को विस्तार से बताने वाला हूं। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है बांडीवास का युद्ध, 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध में। और समूचा जो फ्रांस है उसका सर्वनाश हो गया, भारत की से उसका जो है कंपनी बिल्कुल छीन ली गई, और भारत में अंग्रेज का विजय हो गया। अब विस्तार से सुनिए, पूरा विस्तार से मैं इसको बताने वाला हूं आप लोग के बीच। और मुझे आशा है कि जैसे आप प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक कहानी को और एक एक फैक्ट को बहुत गंभीरता से सुने, और इसको भी आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे, और इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आज क्लियर मैं करने वाला हूं। कोई प्रकार की आपको समस्या नहीं रहे, आज मैं कोशिश करता हूं आप लोग के लिए। तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध में मैंने बताया कि हैदराबाद और कर्नाटक, यहां पर मैं लिख रहा हूं हैदराबाद। अब ध्यान दीजिए कि हैदराबाद के संस्थापक हैं आसफ जाह निजाम मुल्क। कौन है? आसफ जाह निजाम मुल्क हैदराबाद के संस्थापक हैं। और इस आसफ जाह और निजाम मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा, आसफ जाह उर्फ निजाम मुल्क, निजाम मुल्क, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1748 में हो जाती है। ठीक है, 49 में युद्ध शुरू हो जाता है। तो आसफ जाह निजाम मुल्क के जो पुत्र है उसका नाम है नासिर जंग। क्या नाम है? नासिर जंग। ये क्लियर हो गया। और आसफ जाह के जो पोते हैं यानी नासिर जंग के भाई के लड़के हैं, उसका नाम है मुजफ्फर जंग। क्या नाम है? यानी नासिर जंग के भतीजे का नाम क्या है? मुजफ्फर जंग, जो आसफ जाह निजाम मुल्क के पोते हुए। और तीसरा जो है उसका नाम है सलावत जंग।
और ये नासिर जंग के भाई हैं। तो हैदराबाद में आप देख रहे हैं जो 3 किरदार हैं, इसमें 2 किरदार के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुई निजाम मुल्क के मरने के बाद, 1748 के बाद। अब बात होती है कि इस नासिर जंग को अंग्रेज का समर्थन है। नासिर जंग को किसका समर्थन है? तो अंग्रेज का समर्थन। ध्यान दीजिएगा, नासिर जंग को अंग्रेज का समर्थन मिलता है हैदराबाद में, दक्कन में, और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी का साथ मिलता है। और सत्ता के लिए इसी के बीच, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कहां? दक्कन में, हैदराबाद। और यह जो सलावत जंग है, यह उत्तराधिकार की रेस में नहीं है, यह अपने आप को किनारा कर रखा है। कौन? सलावत जंग। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप इस 2 व्यक्ति के बीच सत्ता का संघर्ष हो रहा है दक्कन में, हैदराबाद में, निजाम मुल्क के मरने के बाद। पहला किरदार है नासिर जंग, जिसको अंग्रेज का साथ मिला हुआ है, और दूसरा किरदार जो है नासिर जंग के भतीजे हैं मुजफ्फर जंग, उसको फ्रांसीसी का साथ मिला हुआ है। सलावत जंग जो है उत्तराधिकार से अपने को किनारा कर रखा है। अब दूसरा जो भाग है वो है कर्नाटक। दूसरा भाग मैंने क्या बताया? कर्नाटक। तो कर्नाटक में दोस्त मोहम्मद थे, इसकी मृत्यु हो जाती है, दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और उसके लड़के हैं अलबरुद्दीन। ध्यान दीजिएगा, उसके लड़के कौन है? अलबरुद्दीन। और इस दोस्त मोहम्मद का दामाद है चंदा साहब। तो अलबरुद्दीन को यहां कर्नाटक में अंग्रेज का साथ मिला हुआ है, और चंदा साहब को जो है फ्रांसीसी का साथ मिला हुआ है। अब 2 खेमा बढ़ गया, एक का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं, तो अंग्रेज किसका समर्थन कर रहे हैं हैदराबाद में? नासिर जंग का। और कर्नाटक में किसका समर्थन कर रहे हैं? अलबरुद्दीन का, जो दोस्त मोहम्मद का पुत्र है। और हैदराबाद में जो है फ्रांसीसी समर्थन कर रहे हैं मुजफ्फर जंग का, और कर्नाटक में कर रहे हैं चंदा साहब का। अब बात होती है कि उस समय फ्रांस के गवर्नर है डुप्ले। कौन है? डुप्ले। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और प्रथम कर्नाटक के युद्ध में भी डुप्ले की महत्वाकांक्षा, और डुप्ले बहुत शक्तिशाली से लड़ा, और डुप्ले का जो है मनोबल काफी बढ़ा हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, क्योंकि उसकी पलड़ा काफी भारी थी। डुप्ले का पलड़ा फ्रांसीसी का प्रथम कर्नाटक युद्ध में भारी था, डुप्ले के कारण महत्वाकांक्षी था, और काफी योग्य गवर्नर थे। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी फ्रांसीसी के गवर्नर डुप्ले बने हुए। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात होती है कि अंग्रेज का जो यहां गवर्नर है, यह गवर्नर है सॉन्डर्स। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज का गवर्नर कौन है? सॉन्डर्स है, यह नया गवर्नर है। और डुप्ले में कोई चेंजिंग नहीं, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी फ्रांस के गवर्नर है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज के गवर्नर निकोलस मोर्स थे। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर परिवर्तन क्या हो रहा है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो अंग्रेज के गवर्नर है वो सॉन्डर्स है, और फ्रांसीसी के गवर्नर डुप्ले ही है, जो बहुत ही काफी शक्तिशाली लोग हैं, महत्वाकांक्षी है, दूरदर्शी है ना। प्रथम कर्नाटक के युद्ध में उसकी प्रतिष्ठा बहुत आगे बढ़ गई थी, अंग्रेज उससे बहुत नीचे हो गए थे। अब बात हो रही है कि दोनों में शत्रुता है पहले से, और एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं पहले से। और ये एप्ला साफल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक का युद्ध आनंद फानन में इस संधि के द्वारा रोक दिया गया। लेकिन यह शत्रुता बनी हुई थी, पहले से बनी हुई थी। और द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में जब उत्तराधिकार हैदराबाद और कर्नाटक के बीच हुआ, तो यही कारण है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इसमें दोनों कूद गए। एक का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं, दूसरे का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे हैं। अब बात होती है, यहां पर ध्यानपूर्वक समझिए कि यहां पर अलबरुद्दीन जो है, अलबरुद्दीन से डुप्ले का पहले से संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष चल रहा है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अलबरुद्दीन के लड़के महफूज खां और डुप्ले के बीच जो है आर्यार या सेंट थॉमस का युद्ध हो रहा है। तो वो निश्चित तौर पर अलबरुद्दीन का जो है समर्थन नहीं करेगा डुप्ले, वो समर्थन कर रहा है चंदा साहब का। किसका कर रहा है? चंदा साहब का। तो आप देखिए कि डुप्ले और चंदा साहब, कर्नाटक के चंदा साहब जो दोस्त मोहम्मद के दामाद हैं, और हैदराबाद में आसफ जा के पोते जो नासिर जंग के भतीजे हैं मुजफ्फर जंग का एक गुट बनता है। तो गुट में कौन कौन है, यहां ध्यान दीजिए फ्रेंड्स।
अब यहां ध्यान दीजिए, मुजफ्फर जंग, मैंने क्या बोला, मुजफ्फर जंग, हैदराबाद, दूसरा बात है चंदा साहब, और तीसरा है डुप्ले। इस तीनों की सेना, कौन कौन सेना बोल रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा एक एक बिंदु को। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, यह तीनों मिलकर जो है अलाउद्दीन पर हमला करता है, और वो हमला करता है अंबुर। और यहां पर ये आप जान लीजिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी अंबुर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा युद्ध, अंबुर के युद्ध नाम से। जिस तरह प्रथम कर्नाटक के युद्ध को हम लोग सेंट थॉमस या अडियार का युद्ध कहते हैं, तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो है अंबुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कई ऑप्शन में आपको अंबुर बिल्कुल निश्चित मिलेगा। अंबुर का युद्ध किसके नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जाना जाता है। तो अंबुर का युद्ध क्या था, मैं इसको विस्तृत रूप से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, यह मध्य प्रदेश यानी तमिलनाडु को वेल्लोर एक जगह है, वेल्लोर अभी भी है वेल्लोर, और उस वेल्लोर में अंबुर एक जगह है। कौन सा बोले, वेल्लोर में अंबुर एक जगह है, और उस अंबुर की जगह पर 3 अगस्त, डेट सुनिएगा, 3 अगस्त 1749 को इस मुजफ्फर जंग ने, चंदा साहब ने, डुप्ले ने अलाउद्दीन पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उसको जान से मार दिया। किसको जान से मार दिया, कौन कौन मार दिया, तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की यह त्रिपक्षीय सेना ने अलाउद्दीन पर हमला करके, जो दोस्त मोहम्मद के पुत्र हैं, वास्तविक उत्तराधिकार है कर्नाटक में, उसकी हत्या कर देते हैं। अब बात होती है कि यह जो कहां पर हत्या कर देते हैं, तो अंबुर के युद्ध में। और यही कारण है, वो युद्ध कब होता है, तो 3 अगस्त 1749 को होता है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखना याद है कि अंबुर का युद्ध कितनी तारीख को हुआ, 3 अगस्त 1749 को हुआ, अंबुर नामक स्थान पर। यह जगह है कहां, यह जो है तमिलनाडु की वेलोर में पड़ता है। और किसको मारा, कौन मारा, यह अलाउद्दीन मरा। और मरने के बाद अलाउद्दीन का लड़का, कौन है, अलाउद्दीन का लड़का मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, यह जान बचाकर भाग जाता है। और कहां जाकर नुक जाता है, तो यह नुक जाता है त्रिचनापली में, त्रिचनापली। और इसी को कहते हैं त्रिचनापली का घेरा भी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में त्रिचनापली का घेरा आएगा, फिर इसके आगे आर्काट का घेरा आएगा। तो यह 3 टर्म आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अंबुर का युद्ध कहते हैं। तो अंबुर का युद्ध मैं क्लियर किया, 3 अगस्त 1749 को क्या हुआ, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने, जो वास्तविक उत्तराधिकार है अलाउद्दीन, उस पर हमला कर देते हैं कर्नाटक में, और वो मारे जाते हैं। और बाद में अलाउद्दीन का लड़का जो है मोहम्मद अली जान बचाकर त्रिचुनापली चला जाता है। और यही कारण है कि डुप्ले चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाते हैं। कौन बनाता है, डुप्ले, महान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर्नाटक में किसको नवाब बनाते हैं, तो चंदा साहब को बनाते हैं, जो दोस्त मोहम्मद के दामाद हैं। अब बात होती है कि यहां पर कर्नाटक में तो आपने देख लिया कि डुप्ले जो है यहां सफल हो गए, यहां पर अंग्रेज सफल नहीं हो रहे हैं कर्नाटक में। अब आप देख रहे हैं कि चंदा साहब को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब यही कारण है कि डुप्ले के इस सफलता के कारण, चूंकि चंदा साहब को कर्नाटक की नवाब की गद्दी मिल गई, तो चंदा साहब ने पौंडीचेरी के पास 80 गांव डुप्ले को प्रदान किया। कितना गांव प्रदान किया, 80 गांव प्रदान किया डुप्ले को। कहा, पौंडीचेरी के पास। और पौंडीचेरी में क्या था, फ्रांसीसी की हेडक्वार्टर थी, और उसको 80 गांव आसपास दान में मिल जाता है, पुरस्कार के रूप में मिल जाता है। और बहुत सारा उसको रुपया भी डुप्ले को प्राप्त होता है। किसको गद्दी पर बैठाने के बाद, चंदा साहब। अब अंग्रेज को लगता है कि यह फ्रांस, यह जो कर्नाटक है इसमें फ्रांस जीत गया। अब उसकी नजर पड़ती है कि एक किरदार जो वास्तविक किरदार है कर्नाटक में, वो भाग गया है, हम क्यों न इसको समर्थन करें और मोहम्मद अली को हम कर्नाटक में गद्दी पर बैठाएं। और यही कारण है कि अंग्रेज जो है त्रिचुनापली में, जो अलाउद्दीन के लड़के मोहम्मद अली थे, इसकी सपोर्ट के लिए आते हैं त्रिचुनापली अंग्रेज की सेना।
और जब यहां पर अंग्रेज की सेना आती है और इसी बीच फिर यह चुप तो रहने वाला नहीं था डुप्ले, और फिर क्या करता है कि मैं मुजफ्फर जंग का जो है सहयोग कर रहा हूं हैदराबाद। और यही कारण है कि यहां पर अंग्रेज जो है एक दोनों में गुटबाजी होती है और बीच में नासिर जंग भी मारा जाता है। तो नासिर जंग जिसको अंग्रेज का समर्थन है वो हैदराबाद में मारे जाते हैं आपस में गुटबाजी के कारण, अंग्रेज की गुटबाजी के कारण। और नासिर जंग जो एक मेरे मेन किरदार है हैदराबाद का वो तो बिल्कुल साफ हो जाता है। अब जो दूसरा किरदार है मुजफ्फर जंग, ध्यान दीजिएगा, मैं बताया मुजफ्फर जंग जिसको फ्रांसीसी का साथ है, वहां पर हैदराबाद में डुप्ले अपने एक सेना बुस्सी के नेतृत्व में रखी थी और बुस्सी को आदेश देता है कि जाओ तुम मुजफ्फर जंग का समर्थन करो। अगर मुजफ्फर जंग तुम्हारी बात को मान लेता है, अगर तुम्हारे इशारा पर, फ्रांसीसी के इशारा पर अगर वो चलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो उसको भी तुम जान से मार दो। और यही करता है बुस्सी, वो जाता है और मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर देता है। तो दो किरदार साफ हो जाते हैं, एक नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और बीच में फिर आते हैं तीसरे किरदार सलावत जंग। और फ्रांसीसी की सहायता से, जो फ्रांसीसी की हर बात को मानता था सलावत जंग, और वो सलावत जंग को गद्दी पर बैठाते हैं फ्रांसीसी। किसको गद्दी पर बैठाते हैं? सलावत जंग को। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि फ्रांसीसी जो है हैदराबाद में भी अपनी पकड़ है, कर्नाटक में भी पकड़ बना लिए। अब अंग्रेज को काफी चीज खोना पड़ा। फिर अंग्रेज बहुत हतोत्साह हो गए कि फ्रांसीसी जो है कर्नाटक में भी उसका आदमी बैठा हुआ है चंदा साहब, और हैदराबाद में उसका आदमी सलावत जंग बैठा हुआ है। और इस बात को लेकर सॉन्डर्स काफी चिंतित हो गए जो अंग्रेज गवर्नर थे, और उस समय एक बहुत बड़ा सलाह दिए लॉर्ड क्लाइव। और उस समय लॉर्ड क्लाइव एक ईस्ट इंडिया कंपनी में मात्र कलर के पद पर थे, और वो व्यक्ति की कूटनीतिक दूरदर्शी काफी अद्भुत थी। और एक कलर होने के बावजूद वो गवर्नर सॉन्डर्स को सलाह देते हैं कि आप मेरी सलाह मानिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, पासा को अभी भी बाजी को जीता जा सकता है, और मेरी राय मानिए। तो वो राय क्या थी लॉर्ड क्लाइव की कि ठीक है, अंग्रेज की एक सेना जो है मोहम्मद अली को गई है कि हम उसको गद्दी पर बैठाएं। चंदा साहब भी आ गए हैं मोहम्मद अली के प्रति, क्योंकि मोहम्मद अली वास्तविक हकदार है। चंदा साहब को डर लग रहा था कि अंग्रेज मोहम्मद अली को गद्दी पर कर्नाटक में बैठा देंगे। तो चंदा साहब की मैक्सिमम सेना तिरुचिरापल्ली चलाती है, अंग्रेज भी तिरुचिरापल्ली चलाते हैं। अब जो कर्नाटक की राजधानी है वो है आरकाट। कौन है? आरकाट। और यहां पर आरकाट बिल्कुल खाली है, यहां कोई नहीं है। और क्यों नहीं हम कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला कर दे? इस बात को बहुत ही समझ आया सॉन्डर्स को कि यह बहुत काम की बात बोल रहा है लॉर्ड क्लाइव, और बोला कि ठीक है, तुम आज से क्लर्क नहीं हो, तुम सेनापति हो, और तुम्हारे नेतृत्व में आरकाट की युद्ध होगी। तुम जाओ, तुमको मैं सेनापति बनाता हूं, और आरकाट की घेरा को डाल दो। लॉर्ड क्लाइव एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर आरकाट पर हमला कर देता है। चंदा साहब को खबर मिलती है, आनंद फानंद में कुछ सेना को वो आरकाट भेजते हैं, और 50 दिन तक भूखे प्यासे छोटी सी सेना को लेकर लॉर्ड क्लाइव डटा रहता है। और बाद में चंदा साहब भी पहुंचते हैं, चंदा साहब को भी लॉर्ड क्लाइव की सेना मार देती है। चंदा साहब साफ हो जाते हैं। अब बात होती है कि लॉर्ड क्लाइव की समझ और सूझबूझ ने आरकोट को जीत लिया, अंग्रेज को जिता दिया लॉर्ड क्लाइव ने। और इस आरकाट पर, कर्नाटक पर जो वास्तविक हकदार है वो मोहम्मद अली को अंग्रेज गद्दी पर बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं? मोहम्मद अली को। तो आप देख रहे हैं कि पासा पलट गया। अब पासा क्या पलटा? अब फ्रांसीसी के नेतृत्व में हैदराबाद में सलावत जंग है। अब कर्नाटक में अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा है मोहम्मद अली, वह कर्नाटक की गद्दी पर नवाब बन गया। इसमें अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव की बहुत बड़ी कूटनीतिक थी, और यही कारण है कि लॉर्ड क्लाइव की यह सफलता अंग्रेज के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उस समय के बाद लॉर्ड क्लाइव पीछे मुड़कर जीवन में नहीं देखा। और लॉर्ड क्लाइव की यह सफलता आगे चलकर लॉर्ड क्लाइव की जो महत्वाकांक्षा है और जो उसकी प्रतिष्ठा है वो अंग्रेज सरकार में काफी बढ़ गई। अब वो बढ़ते ही चली गई, और यही कारण है कि लॉर्ड क्लाइव की सूझबूझ के कारण बंगाल का प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव जितवा लेता है। सिराजुद्दौला की हार होती है 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में,
लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति के कारण और बंगाल ऐसे सुखी प्रांत अंग्रेज को प्राप्त हो जाते हैं और प्लासी का युद्ध जीतना, बंगाल में अंग्रेज को स्थापित करना और बंगाल को उस समय से काफी लूटना और बंगाल ऐसी जगह पर वह इतना ज्यादा धन प्राप्त किया अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेज का भाग निर्माता लॉर्ड क्लाइव हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसकी शक्ति में इतनी इजाफा हुई कि आने वाले जो फ्रांसीसी थे वो टक्कर में टिक नहीं पाए थे कर्नाटक युद्ध में और बुरी तरह बांडीवास के युद्ध में 22 जनवरी 1760 को बांडीवास के युद्ध में, तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी की हार हो जाती है और उसके बाद लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बनते हैं, दो बार गवर्नर बनते हैं, इलाहाबाद की संधि बनाते हैं और भारत में सत्ता में अंग्रेज को स्थापित कर देते हैं लॉर्ड क्लाइव। ये महान शख्स जो अंग्रेज के भाग निर्माता है लॉर्ड क्लाइव स्थापित कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहां पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबुर का युद्ध हुआ। अंबुर के युद्ध में मारा कौन गया? अलबरुद्दीन मारा गया। गद्दी पर कौन बैठा? डुप्ली की सहायता से चंदा साहब बैठे। इसके बाद अलबरुद्दीन का लड़का कहां भागा? त्रिचुनापल्ली भागा और त्रिचुनापल्ली में अंग्रेज जो है मोहम्मद अली का साथ देने के लिए पहुंचते हैं। इसी वक्त चंदा साहब को घबराहट होती है कि वास्तविक गद्दार तो मोहम्मद अली है और इसी बीच हैदराबाद में जो है गुटबाजी में नासिर जंग भी मारे जाते हैं। बुस्सी जो है मुजफ्फर जंग को मरवा देता है और अपनी इशारा पर बुस्सी सलाबत जंग को बैठाता है। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड यहां पर क्या हो रहा है। फिर इसमें लॉर्ड क्लाइव उभरते हैं एक कलर के रूप में सलाह देने के बाद और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आरकाट का घेरा डाल दिया जाता है और लॉर्ड क्लाइव के बल पर आरकाट को जीत लिया जाता है और उसके बाद गद्दी पर बैठते कौन है? अंग्रेज के इशारा पर मोहम्मद अली। अब स्थिति यह होती है कि अब जो है डुप्ले बराबर युद्ध कर रहा था, इसमें कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत घाटा में चल रही थी फ्रांसीसी कंपनी और तब फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है और बोलती है कि अब जो मैं नया गवर्नर बनाने जा रहा हूं और वो उसको बनाया, उसका नाम है गोडू। अब फ्रांसीसी नए गवर्नर गोडू आते हैं 1755 में और यह क्या करता है कि 1755 में गोडी जो है अंग्रेज के गवर्नर सॉन्डर्स से समझौता करता है और वो समझौता होता है पौंडीचेरी की संधि। क्या होता है? पौंडीचेरी की संधि। तो बाबू पौंडीचेरी की संधि होती कब है? 1755 में और इसमें कौन फ्रांस के नए गवर्नर है? गोडू है और अंग्रेज के कौन गवर्नर है? सॉन्डर्स है। और 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा यह तय होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक आपस में भले रहे, हम तो यहां व्यापार करने आ रहे हैं और दोनों कंपनी को नुकसान हो रहा है इस युद्ध में। अब हम किसी भी उत्तराधिकार में फंसने वाले नहीं है क्योंकि कंपनी आई है मुनाफा कमाने के लिए और यही तय होता है जो एक दूसरे को क्षेत्र थे वो सब आपस में बांट लेते हैं और हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार है उससे वो दूरी बना लेते हैं और दोनों आपस में फिर व्यापार करने लगते हैं पौंडीचेरी के संधि के द्वारा और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध को रोक दिया जाता है। तो मैंने फ्रेंड्स आज बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीका से द्वितीय कर्नाटक युद्ध को मैं समझाया। मुझे पूर्ण आशा है कि यह भी आप अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके बीच नहीं रही होगी। अगले वीडियो में मैं तृतीय कर्नाटक युद्ध को इसी शैली में, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तृतीय कर्नाटक युद्ध में मैं नए वीडियो में आने वाला हूं नेक्स्ट, और इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बिल्कुल, और फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहा हूं। धन्यवाद।